मारुति सुजुकी ये सिर्फ फोर व्हीलर कार ही नहीं है। जब भी कोई मिडिल क्लास लोग किसी भी कार को परचेस करना चाहते हैं, हम इंडियन की पहली पसंद ही मारुति सुजुकी कार ही होती है। फिर चाहे सुजुकी की डिजायर हो या अल्टो, मारुति पिछले 40 सालों में $25 मिलियन का प्रोडक्शन कर चुकी है और आने वाले समय में भी मारुति सुजुकी की रफ्तार रुकने वाली नहीं है, क्योंकि मारुति 800 से शुरू करके इस कंपनी की ओमनी, अल्टो, जिप्सी, स्विफ्ट जैसी सस्ती एंड ड्यूरेबल कार्स मौजूद हैं। इस कंपनी ने इंडियंस को इमोशनली अपने साथ कनेक्ट कर लिया है। इस कंपनी की शुरुआत एक सरकारी कंपनी के रूप में तब हुई जब इंदिरा गांधी 1971 में पीएम रहते अपने बेटे संजय गांधी के मौत के बाद एक पीपल कार को बनाने में दिलचस्पी दिखाई। लेकिन मारुति सुजुकी की शुरुआत से संजय गांधी का क्या लेना देना, और क्या आज भी यह कंपनी इंडियन गवर्नमेंट की है? और क्या आप सबने देखा है मारुति सुजुकी के लोगो से मारुति का लोगो गायब हो चुका है? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब जानने वाले हैं और साथ ही में सुजुकी की जर्नी को भी शुरू से जानेंगे। दोस्तों, वो दौर था आजादी के बाद महज कुछ सालों के बाद का, जब भारत अपने पैर पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। ना लोगों के पास पैसे थे और चारों तरफ भुखमरी थी, और ना ही नौकरी। एक मिडिल क्लास परिवार के पास खुद की कार होना किसी सपने की तरह ही थी, और ज्यादातर कारें विदेशों से इंपोर्ट की जाती थी और इसे सिर्फ अमीर लोग ही खरीद सकते थे। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। इंदिरा गांधी एक व्यक्तिगत कार बनाने के लिए काफी सीरियस थी। एक ऐसी कार जो सस्ती, पोर्टेबल और पूरी तरह से स्वदेशी हो, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का अच्छा होना बेहद जरूरी था। उस समय इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी की उम्र लगभग 25 साल थी, जो पढ़ाई में एवरेज थे। लेकिन शुरुआती पढ़ाई दून स्कूल से करने के बाद उनकी आगे की स्कूलिंग स्विट्जरलैंड के एक बोर्डिंग स्कूल से हुई। आखिर बेटे इंदिरा गांधी के जो थे, यूनिवर्सिटी में उन्होंने कभी एडमिशन नहीं लिया, लेकिन ऑटोमेटिक इंजीनियरिंग में उनका इंटरेस्ट होने की वजह से उन्होंने इंग्लैंड फिल्म में रोल्स रॉयस की कंपनी में काम किया। कार रेसिंग, एयरक्राफ्ट के वो काफी शौकीन थे और बाद में उन्हें 1976 में पायलट का लाइसेंस भी मिल गया। चलो अब वापस लौटते हैं मारुति सुजुकी की जर्नी पर। 1970 में सूर्या राम मारुति टेक्निकल सर्विसेज नाम से एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर कराई गई थी। उसका पर्पस था गाड़ियों की डिजाइन और गाड़ियों को मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग ट्रेनिंग देना। 1971 में इंदिरा गांधी और उनके कैबिनेट ने अपने पीपल कार प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारने के लिए MTSPL को सेलेक्ट किया और कंपनी के एक्ट के तहत उस कंपनी का नाम मारुति लिमिटेड रख दिया गया। दूसरी तरफ संजय गांधी भी अपनी इम्पोर्टशिप पूरी करके इंडिया वापस आ गए थे और उन्हें मारुति लिमिटेड कंपनी का मैनेजर प्रबंधक बनाया गया और साथ में इस कंपनी को कार का लाइसेंस भी जारी कर दिया गया। हालांकि इस फैसले के खिलाफ कुछ प्रोटेस्ट भी हुए, लेकिन किसी को सामने आकर इंदिरा जी का विरोध करने की हैसियत नहीं हुई। संजय गांधी आम लोगों के लिए एक परफेक्ट कार बनाने में जुट गए। कई इंटरनेशनल ब्रांड को साथ में मिलकर काम करने का प्रपोजल भेजा और उन्होंने जेबी के लिए भी कोशिश किया ताकि उनकी फेमस बीटल कार को इंडिया में बनाया जा सके, लेकिन कहीं से भी कोई सही रिस्पांस नहीं मिला। इसी तरह वो एक प्रोटोटाइप, एक मॉडल तैयार किया, लेकिन उसका प्रोडक्शन कभी नहीं हो सका। अब मारुति का बोर्ड यह समझ चुका था कि इस कंपनी में बहुत कुछ अच्छा नहीं होने वाला और पीपल कार का प्रोजेक्ट ठंडे अवस्था में जाने लगा। बाकी रही सही कसर 1975 में पूरी हो गई, जब देश में इमरजेंसी लगा दी गई और संजय गांधी पूरी तरह से पॉलिटिक्स में उतर गए। मारुति लिमिटेड कई तरह के नुकसान झेलती रही और इमरजेंसी के बाद जब साल 1977 में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार बनी तो कंपनी को बंद कर दिया गया। फिर साल आया 1980, जब एक एयर क्रैश में संजय गांधी की मौत हो गई। उसी साल केंद्र में फिर कांग्रेस की सरकार बनी। इंदिरा गांधी को संजय गांधी की मौत से बहुत ही गहरा सदमा पहुंचा। आखिर वो मां थी। उन्होंने अपने बेटे का सपना पूरा करने के लिए निर्णय लिया और पब्लिक यूनिट के फादर कहे जाने वाले डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति की वजह से मारुति लिमिटेड को एक नया नाम मारुति उद्योग लिमिटेड फिर से शुरू किया गया और साल 1982 में जापान के फेमस ऑटो
ऑटोमेटिक कंपनी सुजुकी के साथ एक जेबी साइन किया गया कि शुरुआती 2 सालों में मारुति जापान से 40,000 गाड़ियां इंपोर्ट करेगी। और दोस्तों यकीनन मारुति सुजुकी की सक्सेस जर्नी यहीं से शुरू हुई। एक कार इंपोर्टर की तरह यह काम करते हुए कंपनी ने हरियाणा के गुड़गांव में अपनी पहली फैक्ट्री की नींव रख दी, जिससे मैन्युफैक्चर हुई इंडिया की सबसे ऑटोमेटिक पहली कार मारुति 800 1983 को लॉन्च किया गया। इंदिरा जी इस कार को लेकर इतनी एक्साइटेड थी कि इसके पहले कस्टमर हरपाल सिंह जी को उन्होंने गाड़ी की चाबी अपने हाथों से सौंपी थी। इस कार का प्रोडक्शन आज भले ही बंद हो गया हो, इस साल 1983 से लेकर 2014 तक इसकी 28 लाख से भी ज्यादा गाड़ियां बेची गयी। इसके बाद 1884 में मारुति 800 के इंजन के साथ मारुति ओमनी और 1985 में जिप्सी को लॉन्च किया गया और एक ओवरलोडिंग के साथ काफी पसंद की गई। इन तीनों कारों की बदौलत मारुति का इंडियन कार के मार्केट पर कब्जा हो गया और कंपनी के प्रॉफिट में तेजी से मुनाफा होते देख सुजुकी मोटर्स ने 1987 में कंपनी में अपने शेयर 26% से बढ़ाकर 40% कर दिया। अब कंपनी के पास इतना पैसा हो गया कि कार की प्रोडक्शन कैपेसिटी को कई गुना ज्यादा बढ़ाया जा सकता था और इसका एक्सपोर्ट भी शुरू कर दिया गया। फिर 1991 में लिबरलाइजेशन के बाद जब इंडियन मार्केट को ओपन किया गया तो सुजुकी ने मारुति में अपने हिस्सेदारी बढ़ाकर 50% कर दिया और कंपनी का नाम मारुति उद्योग लिमिटेड से मारुति सुजुकी हो गया, क्योंकि अब दोनों 50% के पार्टनर थे। इसके बाद मारुति ने एक के बाद एक नई गाड़ियों को मॉडल के साथ लॉन्च किया और साल 1999 की वैगन आर आज 20 साल बाद भी सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियों में से एक है। इसके अलावा मारुति सुजुकी की इंडिया की पहली ऑटोमेटिक कंपनी थी जिसने साल 2000 में अपना पहला कस्टमर कॉल सेंटर खोला था। फिर 2004 में मारुति अल्टो लॉन्च की गई जिसने सेल्स के रिकॉर्ड कायम कर दिए। यहाँ तक कि मारुति 800 को भी इससे बिक्री में पीछे छूटने लगी थी। आने वाले सालों में मारुति अपनी कार को भारतीयों की जरूरत के हिसाब से ढालती रही। इसके बाद साल 2005 में इन्होंने अपनी हैशटैग मारुति स्विफ्ट लॉन्च की जिसने फिर एक बार मार्केट में धूम मचा दिया। फिर साल 2018 में स्विफ्ट डिजायर, 2010 में अल्टो K10 और मारुति इको की मदद से कंपनी ने 2011 तक 3 मिलियन कार के सेल का रिकॉर्ड बना दिया। लेकिन दोस्तों इस अच्छी खबर के साथ ही मारुति के हिस्ट्री की सबसे बुरी खबर भी इसी साल आई। दरअसल कंपनी के मैनेजर प्लांट के वर्कर्स को मैनेजमेंट के बीच झगड़ा हुआ और उसके बाद मारपीट और आगजनी तक पहुंच गई। इससे वर्कर्स ने प्लांट के एक हिस्से को आग से के हवाले कर दिया। काफी लोग घायल भी हुए और सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, जिससे मजबूरी में प्रशासन को मैनेजर प्लांट को ऊपर ताला लगाना पड़ा। लगभग 1 महीने तक प्रोडक्शन रुका रहा और मारुति को रोजाना 75 करोड़ का नुकसान हुआ। लेकिन फिर जोरदार कमबैक करते हुए इसी साल लॉन्च हुई अर्टिगा की सेल इस मुश्किल घड़ी को पीछे छोड़ दिया। दोस्तों सुजुकी लगातार अपने स्टॉक मारुति सुजुकी में बढ़ाती गई और आज उनकी हिस्सेदारी बढ़कर 56% से भी ज्यादा हो गई है। यानी आज अगर देखा जाए तो मारुति सुजुकी का पूरा कंट्रोल जापान की सुजुकी के पास है। तो आखिर इंडियन गवर्नमेंट की हिस्सेदारी का क्या हुआ? दरअसल 2003 के बाद से ही इंडियन गवर्नमेंट ने अपना ज्यादातर स्टॉक सुजुकी को ही सेल कर दिए थे और 2007 आते थे पूरी तरह से मारुति सुजुकी को एग्जिट हो गए। इसलिए आज की ये 56% स्टेक के अलावा बाकी बच्चे ज्यादातर स्टॉक म्यूचुअल फंड, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और FII के पास हैं। 2015 में मारुति ने अपने प्रीमियम कार को सेल करने के लिए एक प्रीमियम डीलरशिप नक्शा की शुरुआत की थी। आज बलेनो, एग्नेस और SLC जैसी प्रीमियम कार सेल की जाने लगी और साथ ही मारुति के लोगों को भी एक मेजर में बदलाव किया गया ताकि मारुति का लोगो मर्सिडीज और आरडी की तरह प्रीमियम दिखने लगे। आज मारुति सुजुकी के 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में हैं जिसकी कंपाउंड प्रोडक्शन कैपेसिटी 50,000 कार पर ईयर है और अगर लास्ट ईयर की सेल्स का फिगर को देखा जाए तो उन्होंने लगभग 20 लाख कार को सेल किया था और आज 42% मार्केट के साथ मारुति अपने 3,500 डीलरशिप के जरिए देश के कोने कोने में मौजूद है और हाईली रिवॉल्वर और लो मेंटेनेंस की वजह से सबकी पसंद बनी हुई है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।